In political science, we are starting the chapter citizenship. जब हम डेमोक्रेसी पढ़ते हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, आपको याद होगा मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, व्हेन इट इज मोनार्की, मतलब अगर कोई राजा होता है तो वी कॉल पीपल एज सब्जेक्ट्स। हम लोग कहते हैं कि जो लोग होते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि प्रजा। हम हिंदी में बोलते हैं प्रजा, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल हु आर, व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, तो हम कहते हैं सिटीजन। तो सिटीजन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजन? यानी दोज पीपल हु आर हैविंग सम राइट्स, यानी उनके पास अपनी कुछ राइट्स हैं, यानी वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी उस स्टेट में रहने का, यानी उस कंट्री में रहने का दे हैव परमिशन। एंड परमिशन के साथ कुछ आपके बेसिक राइट्स होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड। तो सिटीजनशिप इज अ लीगल टर्म फॉर पीपल लिविंग इन अ कंट्री, द लीगल टर्म। एंड इन मेनी कंट्रीज लाइक यूएस, हमारी जो सिटीजनशिप है वो दो होती है, यानी आप जिस स्टेट को बिलोंग कर रहे हो वहां का, एंड ऑफ कोर्स ऑफ यूएसए डुअल सिटीजनशिप। Whereas many of the countries like India, we practice single citizenship. What is the meaning? And why this citizenship is important? और कई जगहों पर क्या होता है, आपने सुना होगा, सेलिब्रिटीज के बारे में बात होती है कि भाई उसका कनाडा का सिटीजनशिप है, मतलब वो इंडिया का इंसान है लेकिन उसके पास कनाडा का सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजन, मतलब यहाँ का भी और वहां का भी है। आई हैव मेनी पीपल माई ओन, मतलब फैमिली में, those who are Indian residents, but they have US citizenship also. कुछ को एनआरआई कैटेगरी दिया गया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट कुछ हैं जिनकी सिटीजनशिप यहां पर भी है। तो व्हाट इज दैट? एंड फिर आता है, जैसे हम हैं, वी हैव फुल सिटीजनशिप, यानी कि हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के रहने वाले हैं, इसी मिट्टी में बड़े हुए हैं। तो वी हैव एक्सेस टू ऑल द लिबर्टीज, ऑल द राइट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस। Whereas there are people जिनको फुल सिटीजनशिप नहीं मिलती है, वो सिटीजन होते हैं, उनको राइट्स मिलती हैं, वोटिंग राइट्स मिलती हैं, उनको कुछ राइट्स मिलती हैं, बट नॉट ऑल द राइट्स, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बर्थ सिटीजनशिप एंड एक्वायर्ड सिटीजनशिप। एक्वायर्ड मतलब जो आप उस कंट्रीज में अप्लाई करके लेते हो, लाइक आई डोंट वांट टू लिव इन माय कंट्री, आई अप्लाई फॉर सिटीजनशिप इन अनदर कंट्री। देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज जो उन्होंने किया है, उनको वहां पर कुछ पेमेंट कुछ कंडीशंस पर मिल जाती है। And then there is one concept called global citizenship. और ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है? यानी अभी तक ऐसा कोई कंसेप्ट आया नहीं है जिसको हम ग्लोबल कह सकते हैं, बट यस, पीपल आर डिमांडिंग दैट देयर शुड बी सिटीजनशिप ऑफ द ग्लोब, क्योंकि आज हम जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना, वो ग्लोबल है। वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वी आर फेसिंग ग्लोबलाइजेशन। तो हमारी सिटीजनशिप भी ग्लोबल होना चाहिए, ताकि हम लोग जो डिसीशंस लेते हैं टुवर्ड्स आवर अर्थ, इट इज कंबाइंड। तो ये जो थियरी है, हम यहाँ इंडियन, स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप को क्या दे रहा वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो सिर्फ वो नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द थियरी ऑफ सिटीजनशिप, व्हाट इज द मीनिंग किसी भी कंट्री में। इंडिया के अंदर देयर इज वन डिबेट गोइंग ऑन, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कई रेफ्यूजीज होते हैं। नाउ व्हाट इज रेफ्यूजीज? दोज हु टेक शेल्टर इन अनदर कंट्री ड्यूरिंग वॉर और एनी, कोई भी मतलब मिसहैप के दौरान वो हमारे मतलब किसी कंट्री में आकर शेल्टर लेते हैं। सो व्हेन दे टेक द शेल्टर दे आर ओनली रेफ्यूजीज, यानी कि उनको कुछ चीजें मिलती हैं।
then later on they may apply for citizenship. तो is it possible? What are the conditions? तो कैसे हम इस चीज को डिसाइड करते हैं? That's a chapter, citizenship. नहीं है। Citizenship is something we frequently freak out here, but what does it mean? As I have already told कि मतलब क्या उसका मतलब क्या है? A person's relation with a state in which they owe allegiance, यानी कि वहां रहते हैं, वहां से उनका एसोसिएशन है, and are therefore legally protected. आपको स्टार्टिंग में यही बोला that citizenship is a legal term. It's not a just political term. It's a legal term, and it is known as citizenship. Being a citizen comes with obligation and rights. आपके ऊपर कुछ obligations भी हैं और आपके पास rights हैं. The Indian Constitution Article 5 through 11, ये याद रखना because it's a question, deal with Indian citizenship. In this, we will explore the idea कि what is citizenship, a person's relation with government. हम इस देश के सिटीजन हैं, यानी कि वी हैव सम राइट्स, यानी हम अपने गवर्नमेंट को कैसे चूज कर सकते हैं, उनके डिसीजन को हम कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. India has two categories, much like every other contemporary state, natives and foreigners. Natives, हम लोग जो यहीं born and brought up हैं. And of course, there are people who take citizenship due to any reason. जैसे इंडिया के अंदर ब्रिटिश जब चले गए थे, when British left India, there were many people who did not leave India due to many factors. कुछ को इंडिया अच्छा लगा, तो कुछ लोगों को जो है पूरा अपना यहाँ से जाना अच्छा नहीं लगा. So there were many Anglo-Indians who stayed back in India. They are foreigner. तो उन्होंने acquire किया as full members of Indian state. We are obligated to abide by its law. They are entitled to use our political and civil liberties. Citizenship is an exclusive idea since it keeps out non-citizens. क्योंकि आप अगर, for example, let us leave our country for 1 minute, go to US. लोग US जाने के लिए क्यों पागल हो जाते? पहला क्वेश्चन हमारे सामने है तो आंसर पीर सीधा आता है, मैम पैसा. यस, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो, यानी आप वहां पर सिर्फ नौकरी करने के लिए जा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होता है. मोस्ट ऑफ माई पीपल हु हैव बीन शिफ्टेड टू यूएस, दे वांट द ग्रीन कार्ड. क्यों ग्रीन कार्ड चाहिए हो? ग्रीन कार्ड इज अ काइंड ऑफ citizenship. It's not complete citizenship, it's partial citizenship. तो ग्रीन कार्ड के लिए ना कई आपके जो है क्लॉजेस है, जो मुझे बहुत वेगली पता, क्योंकि अभी देयर आर बीइंग चेंजेस. बट ग्रीन कार्ड लेने के लिए पहला होता है आप वहां के किसी सिटीजन से शादी करो, तो आप अल्टीमेटली आप स्पाउस हो तो आपको मिल जाता है. फर्स्ट. सेकेंड इज आपका ये वाला शायद अब हटा भी दिया है, आपका जो बच्चा है, आप इंडियन हो, आप चाइनीज हो, लेकिन आपका बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ, तो उसको सिटीजनशिप अमेरिका का मिलता है. उस रिलेशन से आपको भी मिल जाता. मेरा जो कजिन था, कजिन है इनफैक्ट, उसकी जो सेकंड डॉटर थी, शी वॉज नहीं फर्स्ट डॉटर थी, शी वॉज बॉर्न, एंड दूसरे वाले की सेकंड बेटा वहां हुआ था, उस वजह से उनको सिटीजनशिप मिल गया था, मतलब ग्रीन कार्ड मिल गया था. थर्ड इज अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हो, आपका जो एम्प्लॉयमेंट है इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस फॉर, मतलब वहां पे पीरियड ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का, 2 साल का, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 बार रिन्यू प्रॉपर होना चाहिए, आपको बीच में नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए, तो आपको ग्रीन कार्ड आप जो हो अप्लाई कर सकते. ग्रीन कार्ड इज पार्शियल सिटीजनशिप, जिसमें आपको हेल्थ बेनिफिट्स, लाइक यूएस के अंदर हेल्थ इज वेरी नाइस, लेकिन आउट ऑफ रीच. वहां के लोग यहाँ आकर जो है दे गेट द ट्रीटमेंट, बट वहां का ट्रीटमेंट इज टू गुड. वहां एयर, शायद आप वहां पर एक बार जाओगे तो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते. वहां का एयर वैसा है जो शायद हम लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा, वैसा है.
then you have other facilities. So to acquire that citizenship or green card, we have to fulfill certain, लेकिन हमें सारे rights नहीं मिलते हैं. तो फुल कंप्लीट सिटीजनशिप यही होता है जिसमें एक इंसान जो है, तो जो नॉन सिटीजन है यानी कि जो लोग वहां काम के लिए रह रहे हैं, वो लोग जो है दे कैन नॉट टेक एनी पार्टिसिपेशन, कोई किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो इससे क्या होता है, जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल एंड इक्वल सिटीजनशिप? ऑलरेडी आपसे मैं बता चुकी हूं. This chapter discusses the dynamics of citizenship and challenges related to migration. कई बार क्या होता है, लोग माइग्रेट करके आ जाते. जब इंटरनली माइग्रेट हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज दिल्ली में हूं, कल को कलकत्ता चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इफ आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम मूविंग टू सम अदर कंट्री, तो प्रॉब्लम है. तो उसी तरीके से हमारी कंट्री के अंदर कोई माइग्रेट करके आता है. जॉब अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी मैं आपको अभी बता चुकी हूं. लोकल रेसिस्टेंस टुवर्ड आउटसाइडर्स, लाइक इन असम. असम के अंदर इनफैक्ट अभी जो पीछे देयर वाज अ प्रोटेस्ट आल्सो फॉर दैट. दे डोंट वांट द आउटसाइडर्स टू बी देयर. आउटसाइडर्स आर नॉट इंडियंस. आउटसाइडर मींस आउटसाइड द कंट्री, जो वहां इनफिल्टर होके आ जाते हैं. उनकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है, वो चोरी छुपे आ जाते हैं. A debate is going on Rohingyas. UN में भी चला था ये debate. It highlights how the concept of full and equal membership for citizen raises question about rights and opportunity. हम जो यहाँ रह रहे हैं, हम जो यहाँ taxes दे रहे हैं, हम जो यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, we have the full one. लेकिन कोई और कहीं बाहर से आता है और उसको वो चीज मिल जाए तो हमें गुस्सा आएगा. So there should be some difference. What is the meaning of full and equal? इंडिया एंड पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश पैदा हुआ था 1970s में, 72s में, at that time India faced tremendous number of refugees, जिसकी शायद मतलब the debate is going on and we can't speak about that. बहुत सारे लोगों को अपना वहां पे घर बार छोड़कर इंडिया के अंदर शेल्टर लेना पड़ा. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जो शेल्टर ले चुके हैं एंड जो यहीं पर रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस रहेगा? अगर उन्हें भी सब कुछ मिल रहा, हमें भी मिल रहा है तो. सो फॉर दैट ऐसी प्रॉब्लम्स हर जगह रहते हैं. इट्स नॉट अबाउट इंडिया, वी आर टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया बिकॉज वी आर इंडियंस. बट सच प्रॉब्लम्स कम, और इसीलिए हमें फुल एंड इक्वल सिटीजनशिप के बारे में पढ़ना जरूरी होता है. बिकॉज इट गिव्स यू दैट राइट टू वर्क, टू रिसाइड, टू मूव. आपके पास वो राइट्स आपको मिलते हैं. Resistance against outsider often arises due to competition for limited job opportunity, leading to movements demanding job restrictions based on regional or linguistic criteria. Already अभी आपको मैं बता चुकी हूँ, there are countries, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो restrict करते हैं. They reflect the difference in attitude towards skilled and unskilled migrants, questioning whether all citizens should have equal rights. And in my context, it should not be. हाँ, there are conditions. आप इंडिया में जब अप्लाई करोगे ना, if you go to the portal, you apply, मतलब आप देखोगे तो there are certain things जिसमें आपको पता लगेगा कि what are the rights, benefits, liberties we get as whole, एंड व्हाट आर दोज बेनिफिट्स जिनको एक्वायर करने पे मिलता है. मैंने एक होता है बाय बर्थ और दूसरा होता है एक्वायर्ड. हम लोगों का बाय बर्थ है. सो वी गेट द फंडामेंटल राइट्स. उनको मिलते हैं सिविल राइट्स, सर्टेन राइट्स. डिस्प्यूट्स इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज आर पॉसिबल एंड इट नीड्स टू बी सॉल्व्ड ऑल्सो. The guiding principle should be to provide full and equal membership to all citizens, resolving conflicts through negotiations and discussions rather than force. इंडिया के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई हैं
तो द प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व, ऐसा नहीं है, कई बार प्रोटेस्ट के थ्रू, कई बार बातों से, नेगोशिएशन से. एंड सच एज आई कॉल्ड अबाउट रोहिंग्या, दिस इज अ डिबेट विच इवन टुक प्लेस इन यूएन असेंबली. तो अब हम अगर सिटीजन हैं तो क्या फायदा मिलता है, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि इफ यू आर अ सिटीजन, आपको उस कंट्री के बेसिक राइट्स, प्रिविलेजेस मिलते हैं. लाइक आई सेड, इफ यू आर एन अमेरिकन, वॉट एवर द राइट्स, बिल ऑफ राइट्स हैज गिवन, वो हमें मिलते हैं. बट इफ वी हैव अक्वायर्ड इट थ्रू सम पॉलिसी, तो हमें कुछ लिमिटेड प्रिविलेजेस मिलते हैं. अ पर्सन इज स्टेटलेस इफ दे लैक सिटीजनशिप. एंड सबसे बड़ी बात है, वो आपकी पहचान है. व्हेन यू से आई एम एन इंडियन, that means you are a citizen of India. You belong to India means you are the citizen. Benefits like ability to vote, run for office, getting constitutional post, receive social security, health care. एक आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, वेरी lightly associated. Like you apply for a यूनिवर्सिटी कोर्स, आप मतलब अप्लाई करते हो. जब आप अप्लाई करते हो तो देर आर टू कॉलम्स. एक होता है आर यू एन इंडियन और एनआरआई. एनआरआई मतलब द पर्सन हु इज नॉट लिविंग इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट, एनआरआई कोटा. तो जो एनआरआई कोटा होता है उसमें नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होते हैं एंड उनकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो थोड़ी अलग होती है. कभी कभी सीट्स कॉस्टली होती हैं, कभी कभी उनके प्रोसीजर अलग होते हैं. वेर एज जो इंडियंस होते हैं उनके लिए देर आर प्रिविलेजेस विच आर इजी. तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एजुकेशन इन यूएस, इफ यू आर एन यूएस सिटीजन, you go to any hospital, the entire जो प्रोसीजर है वो आपका कवर होता है. वहां हॉस्पिटल्स के नेम नहीं, इट इज रन बाय गवर्नमेंट. वो सिक्योरिटी सीनियर सिटीजन्स के लिए, हेल्थ के लिए, ये जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू देयर सिटीजन्स. अगेन आई एम टेलिंग यू, नॉट टू मी. मैं वहां जाकर काम कर रही हूँ, आई हैव अ, मतलब मेरे पास H1B1 वीजा है, तो मुझे कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी, नॉट ऑल. अगर मुझे वो फैसिलिटी चाहिए तो आई नीड टू पे फॉर इट. बट जो वहां का सिटीजन है उसको वो चीजें आसानी से मिलती हैं. Recently, my uncle had gone to meet his daughter over there, my cousin. He got a severe heart attack. Now he was there. He's not a citizen of that particular place. So I came to know that he spent around 80 lakh rupees for his treatment over there. 80 lakh. Because he was not citizen of that country. But अगर वो वहां के कंट्री के होते तो then he would not have spent this. तो ये जो प्रिविलेजेस होती हैं ये हमें मिलती हैं बिकॉज वी आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिटीजन ऑफ अ नेशन. हम वहां के परमानेंट रेसिडेंट हैं. हाँ, हम टाइम काम के लिए 2 साल 3 साल, आई कैन गो एंड वर्क इन सम अदर कंट्री, आई कैन कम बैक. वी गेट द एलिजिबिलिटी टू वोट, टू स्टैंड फॉर इलेक्शन, टू होल्ड एनी पोजिशन, जैसे गवर्नर है, प्रेसिडेंट है. देन judges. Only programs created by government exceptionally for Indian nationals are available to the public. वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. दैट यू शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया. मतलब ऐसे कई प्रोग्राम्स होते हैं, जब आप उनको जॉब उनके पोर्टल में जाओगे ना तो यू विल फाइंड उसमें लिखा हुआ होता है दिस इज ओनली फॉर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं वो उन्हीं के लिए होता है. हर कंट्री अपनी अपने जो ओरिजिनल सिटीजन्स है, जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था ना, एबोरिजिनल नेटिव्स,
वहीं के एथनिक उनको देती है. इट इज नॉट गिवन टू दोज हु आर एक्वायर्ड सिटीजन्स. एक्वायर्ड मीन्स उसने अप्लाई किया. अभी recently there was a news that one of our celebrity cricketer has acquired the citizenship of another country. Then there was a debate about a very famous actor, और उस बेचारे ने अपना सिटीजनशिप वापस किया था. तो ये रहता है. नाउ व्हाट इज इक्वल राइट मीन्स, क्या हम लोगों को जो भी हमारे पास 7 राइट्स है. राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, द क्लस्टर ऑफ फ्रीडम, स्पीच, मूवमेंट, देन एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. तो ये सारे क्या सबको देना चाहिए? अ पर्सन हु हैज नॉट बीन लिविंग इन इंडिया, should he also get right to equality, economic standard of living? तो क्या वो जरूरत है? जैसे स्लम ड्यूलर्स होते हैं, स्क्वाटर्स, गरीब लोग, उनके पास बेसिक चीजें भी नहीं होती, जबकि वो लोग भी काम करते हैं. कबाड़ी वाला उतना ही काम करता है जितना कि एक आम आदमी काम कर रहा है. फिर भी देर आर सर्टन एरियाज जहां उनको नहीं मिलता. सो नाउ द गवर्नमेंट ट्राइज. उनके पास राइट्स हैं लेकिन उसे कैसे लेना उनको नहीं पता. गवर्नमेंट, एनजीओस, ये लोग अपने इन इनिशिएटिव से कोशिश करते हैं कि ऐसे जो स्लम ड्यूलर्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनके पास राइट्स हैं, उनको भी अपना राइट पता लगे एंड दे आर वर्किंग विदाउट हरासमेंट. अभी रिसेंटली देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन अ बिल जो अभी हुआ नहीं है, लेकिन लोग अभी भी नाच रहे हैं उसको लेकर. और एक बिल ये पास हुआ है दैट द पीपल वर्किंग इन एनी एस्टैब्लिशमेंट, दे शुड वर्क 48 आवर्स. अब 48 आवर्स आप कैसे काम करना चाहते हो? 12 घंटे 4 दिन या 6 घंटे 8 दिन, आपके ऊपर है. बट 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करवाना चाहिए. अब ये जो राइट है, मतलब ये जो निकाला है गवर्नमेंट ने रूल, क्या सबको पता है? शर्त लगा के कहती हूं, हम में से 80% लोगों को ये बात नहीं पता. ये उन लोगों को पता है जो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, या जिनका वो फॉरवर्ड 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 वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता रहता है, उनको पता होगा. उसमें वो मिर्च मसाला ऐड होता है. पहला होता है एक कि भाई दिस इज द राइट, और जब तक वो 100वें इंसान को पहुंचता है उसमें मिर्च मसाला, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, सारा मसाला डल के वो इतना बड़ा बन जाता है फॉरवर्ड मैसेज. और रियल वर्ड हमें अवेयरनेस नहीं रहती है. And the question, as politician, political science students, we need to understand that when any right, government कोई policy form करती है for its citizens, उनको पता होना चाहिए. So this is about ensuring equal rights, opportunities for all citizens. यानी हमारे जो बेसिक नीड्स हैं या फिर चैलेंजेस हैं. चैलेंजेस सबके क्या होते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, और आजकल एडेड इज पोल्यूशन, एयर, वाटर, ट्रांसपोर्ट. तो गवर्नमेंट कुछ चीजें तो सबको दे सकती है. लाइक ट्रांसपोर्ट तो भाई सबके लिए है, चाहे वो इंडियन रेसिडेंट है या नॉन इंडियन रेसिडेंट है. ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट. टूरिज्म के लिए अलग बात होती है. टूरिज्म में हम पैसा खर्च कर सकते हैं. हम लोग फ्रांस गए थे, तो पहले दिन तो हमें पता भी नहीं था कि वहां पर क्या सिस्टम है क्या नहीं है. कुछ चीजें तो पढ़कर गए थे, कुछ नहीं पता था. हमने जहां अपना बुक किया था वहां पे क्या होता है कि नॉर्मली एयरबीएनबी टाइप होता है. तो हमने जहां बुक किया था वो पेरिस का एक कोना था. बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बट इट वॉज अवे फ्रॉम मेन पेरिस. तो हम वहां पहुंचे तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं था. हम जब प्लेन से उतरे तब तो बिल्कुल रात के 10 बजे भी एकदम सुबह का टाइम लग रहा था, और थोड़ी देर में अंधेरा हो गया. और वहां पे क्या, लोग 8 बजे सो जाते.
मतलब वहां पर एक हमने जोक देखा, 8 बजते ही सारी दुकानें अपने आप बंद हो जाती हैं। वेरी सरप्राइजिंग। तो अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हम वहां बैठे रहे कि भाई हमें कोई सस्ता सा कैब मिलेगा। बट अल्टीमेटली हमने जो कैब लिया वो इंडियन रुपीस में 10,000 रुपीज था। मरते क्या ना करते, लिया। अगले दिन हम लोगों ने पता किया कि वहां पर लोकल बसेस हैं, ट्रांसपोर्ट है, फिर हमने लोकल ट्रांसपोर्ट लेना शुरू कर दिया। बट फर्स्ट डे इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। बाद में तो हम लोग लोकल ट्रेन में ही अच्छे से घूम गए, लेकिन फर्स्ट डे इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और 10,000 रुपीज हमने दिए विदाउट एनी रीजन। तो बिकॉज आई एम नॉट अ सिटीजन, नेचुरल है कि मैं सिटीजन नहीं हूं, तो मुझे सारे राइट्स तो पता नहीं थे। तो टूरिज्म था, तो 10,000 रुपए मुझे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मैं तो 4-5 दिन के लिए गई थी, हफ्ते के लिए गई थी, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, थोड़ा सा पैसा खर्च कर दिया। सिमिलरली इन मतलब जर्मनी में नॉर्मल जो वहां पे कैब्स है वो BMW, मर्सिडीज और ऑडी था। तो जब हमने कैब बुक किया तो ऑडी आकर खड़ा हुआ, और हम लोग चारों एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई अभी कितना पैसा लेगा। बाद में पता लगा वो वहां का कॉमन कैब है। जैसे हमारे यहाँ पर मारुति स्विफ्ट है, वहां पर वो कॉमन है। तो इट वॉज नॉट कॉस्टली, वो उनकी आदत। बट इफ आई एम लिविंग देयर, तो क्या मैं रोज 10,000 रुपए थोड़ी खर्च करके एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगी? नेचुरल है कि आई नीड ट्रांसपोर्ट। तो वो सब चीजें सबको मिलनी चाहिए। बट एज अ सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, एज अ मतलब कि वहां का नेचुरल सिटीजन होने की वजह से मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए। लाइक इन आर कंट्री, इन राज्यसभा 240 मतलब जो 250 मेंबर्स होते हैं, उनमें से मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं, दे आर नॉमिनेटेड बाय द राज्य, स्टेट्स। हमारे जितने 28 स्टेट्स हैं, वो लोग अपने अपने एरिया के अनुसार जो उनको मतलब कि दिया हुआ है कि कितने राज्यसभा मेंबर होने चाहिए, वो वहां पर उनका इलेक्शन होता है। देन दे आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। बट देर आर सम पीपल हु आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि स्पेसिफिकली दे बिलोंग टू सम कैटेगरीज लाइक स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट। उनमें दो आपके ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, यानी कि दोज पीपल हु हैव लिव्ड इन इंडिया इवन दो दे वर ब्रिटिश। तो ये स्पेशल प्रिविलेज इसलिए दिया गया था क्योंकि वो लोग यहाँ रहे थे और उनकी उस इज्जत के लिए। बट नॉट एवरी सिटीजन हु इज गेटिंग दैट सिटीजनशिप थ्रू acquired get all those rights. तो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, सिटीजन्स एंड नेशन। ये हम लोगों ने बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या बेसिकली, फ्रेंच रेवोल्यूशन था ही यही, दैट द पीपल वांटेड देमसेल्व्स टू बी द सिटीजन्स ऑफ देयर कंट्री। जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, दे वांटेड सोवेरेनिटी, उनका अपना रूल हो, देयर शुड बी सर्टेन डेमोक्रेटिक रूल्स। और तब ये वर्ड आया था नेशन स्टेट, यानी दोज हु आर हैविंग सिमिलर लैंग्वेज, कल्चर या हिस्ट्री, उनको एक कंट्री के अंदर लेकर आना। दैट वाज अ कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट जो पहले यूरोप में नहीं था। While modern states embrace diversity, their national identity aims to unify citizens politically, although the inclusive can vary. अभी जो मॉडर्न है उसमें वही है कि दे आर इंक्लूडिंग एवरीवन, दोज हु आर born in their country. पहले ऐसा नहीं था। फ्रांस के कुछ एरिया स्पेन के पास थे, तो इटली के कुछ एरिया स्पैनिश रूलर्स या फिर ऑस्ट्रियन रूलर्स के पास थे। सो दैट वाज हाउ यूनिफिकेशन हुआ था। द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट केम। France, for example, promotes secularism and inclusion, expecting citizens to assimilate publicly while
preserving personal belief privately. However, controversies arise such as debate over religious symbol in public spaces like schools. हम भी सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन फिर वही बात होती है कि जब आप स्कूल्स के अंदर सेक्युलरिज्म बोलते हो, तो सेक्युलरिज्म होता है जहां आप किसी को भी अपने बिलीफ के साथ रहना पसंद करते हो. बट इफ यू पुट दैट व्हाट यू कॉल एज रेस्ट्रिक्शंस, आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर आप हमारा जो रिलीजन है वो ये है एंड यू शुड नॉट प्रैक्टिस, देन अ डिबेट अराइजेस एंड सच डिबेट्स आर वेरी कॉमन. कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम दे गिव प्रेफरेंसेस टू द कॉन्वेंट मतलब मॉडल, वेर एज जो इंडियन पब्लिक स्कूल्स हैं उनके अंदर दे हैव सेक्युलर सिस्टम. आप देखो, वी हैव हॉलीडेज फॉर ईद, वी हैव हॉलीडेज फॉर क्रिसमस, वी हैव हॉलीडेज फॉर आवर ओन फेस्टिवल्स लाइक दिवाली. तो बुद्ध पूर्णिमा की भी हमें छुट्टी मिलती है. यानी एवरीवन गेट्स दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी. हम लोग स्कूल के अंदर फंक्शंस वगैरह भी ऐसा ही करते हैं जिसमें सबका पार्टिसिपेशन होता है. दिस इज हाउ वी प्रमोट सेक्युलरिज्म. Criteria for citizen also varies in some country, prioritize factors like religion or ethnicity. India, a secular democracy, aims for inclusion. Despite inclusive provision, struggle persists like those marginalized groups seeking full citizenship rights. अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ये चीजें नहीं मिली. In democratic states like India, citizenship is an ongoing project requiring negotiation, adaptation to address evolved societal demands and changes. अभी जो नया बन रहा है हमारा, जैसे हमारा बना था आधार, then they said there would be a centralized system आएगा जिसके अंदर one nation one citizenship को वो acquire करेंगे. These are the steps जिसके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं that the Indian citizenship should be given. It should have the rights. People belonging to any marginal group should also get those rights. But ये एक बहुत बड़ा डिबेट होता है जो प्रैक्टिकली बड़ी सारी चीजों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. अब एक इंसान, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका के अंदर जो एथनिक पॉपुलेशन है सिंहला, वो उनका मानना है कि हम सिंहलीज हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमने हमारे पूर्वज भी यहीं पैदा हुए थे, तो जितने भी प्रिविलेजेस हैं, जितनी भी हमारे राइट्स हैं, वो सिर्फ हमें मिलने चाहिए. राइट. वेयरएज जो इंडियन तमिल्स हैं जो कि 200, 250, 300 साल पहले श्रीलंका जाके सेटल हो गए बिकॉज इंडिया के अंदर ड्यू टू द स्लेव ट्रेड, नाउ दे से कि हम तो 300 साल से यहां रह रहे हैं तो हम इंडिया के सिटीजन थोड़ी हुए, हम तो यहीं के हुए. और इसी वजह से वहां पर सिविल वॉर हुआ क्योंकि इंडियन सिटीजन के साथ श्रीलंकन से शादी की, वो श्रीलंकन तमिलियंस कहलाए, तो उनको भी राइट्स नहीं मिले. All the rights of 1956 was given to the Sinhalese. Not every right was given to Tamils and that created a civil war. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये डिबेट्स हैं, ये चलती हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं. नाउ अगर हम लोग एज एन आउटसाइडर देखें ना, तो हम कहेंगे बिल्कुल भाई इंडियन तमिल्स को देना चाहिए बिकॉज वो 250-300 साल से वहीं तो रह रहे हैं, वो तो वहीं के रहने वाले. और ऐसा ही प्रॉब्लम हमारे यहां पर भी होता है. So the government needs to adapt according to the situation. उनको उसमें जो है चेंजेस करनी पड़ती हैं. There are citizenship law. As I said, if you open the portal, if you are applying for the citizenship of any country, there are some criteria you have to fulfill. There are some amount that you have to fulfill अपनी social security दिखाने के लिए आपको करना होता है. So now the question comes, what is universal and global? There are two terms और दोनों की वैसे मीनिंग देखा जाए तो
एक ही है, लेकिन यूनिवर्स इज नॉट ओनली ग्लोब, मतलब वो यूनिवर्सल मीन्स एक सिंगल। व्हेन कंसिडरिंग रेफ्यूजीज और इलीगल माइग्रेंट्स, जैसे बहुत सारे कंट्रीज में हुआ है, various scenario may come to mind such as individuals from Asia or Africa attempting risking journey to Europe or America। डंकी, हम लोग बोलते हैं ना, ये एक मूवी भी आई थी शाहरुख खान की, डंकी रूट, यानी गलत तरीके से अंदर घुस जाना, वहां काम करना। और पीपल डिस्प्लेस बाय कॉन्फ्लिक्ट और फेमाइन, लाइक दरफूर और पैलेस्टीन में हुआ है, लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, रेफ्यूजीज बन गए। They are often forced to seek refuge in their own or neighboring countries। इंडिया के अंदर ड्यूरिंग द sorry 1972 war, such position came। While many states advocate for universal and inclusive citizenship, each imposed criteria for citizenship, as I have already told। Despite efforts to restrict migration, significant movement of people still occur worldwide due to factors like war, persecution, famine. Those unable to find refugee become stateless or live as illegal। और उसकी वजह से क्या होता है, उनको ना प्रॉपर्टी राइट्स मिलती है, ना वो वहां पे मकान खरीद सकते हैं। देर आर लिमिटेशंस ऑफ वर्क, हर काम उनको नहीं दिया जाता। जैसे इंडिया में भी द पॉलिसीज आर देयर, सर्टेन पॉलिसीज आर एप्लीकेबल ओनली टू इंडियंस। देन इफ यू आर इवन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, उसमें भी आपके जो है देर आर सर्टेन क्राइटेरियाज। एजुकेशन, आप रह रहे हो लेकिन आप प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते। एज आई सेड, इन यूएस यू कांट ओन अ प्रॉपर्टी इफ यू आर अ नॉन अमेरिकन। Decisions on accepting refugees pose complex humanitarian and political challenges। This is a very big challenge, क्योंकि अगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में देखते हैं और हमारे यहाँ पर वॉर हुआ और लोगों ने आकर हमारे यहाँ पर शरण लिया, तो हम कहते हैं देखो हम कितने महान हैं। लेकिन सोचो कि अगर ऐसे करके हम सारी दुनिया के सभी लोगों को कहें आ जाओ बेटा हमारे घर में आके रह लो, तो फिर एक दिन तो वही होगा ना कि हमें अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा। मेहमान कितने दिन अच्छे लगते हैं अपने घर में? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, फिर हम कहते हैं भाई कब जाएगा। वही होता है रेफ्यूजीज। सो देयर हैज टू बी सर्टेन लिमिटेशंस, ताकि हम जो यहाँ पर रह रहे हैं, वी आर ऑल्सो गिवन आर प्रिविलेजेस। एक इंडिया के अंदर दलाई लामा जी जो है, दलाई लामा कौन थे? ये आपका एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इट्स अ 12th क्लास बोर्ड क्वेश्चन। इंडिया एंड चाइना के बीच में जो है एक एग्रीमेंट हुआ था 1950s में, दैट इज पंचशील एग्रीमेंट। देयर वर 5 टर्म्स जिसके अंडर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें हमने एक दूसरे को वचन दिया था दैट वी वुड नॉट बी डिस्टर्बिंग ईच अदर्स नेशन। बट जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना जो है कंट्रोल किया, तो दलाई लामा जो स्पिरिचुअल गुरु थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड ही वॉज ड्राइवन आउट ऑफ तिब्बत। तब वो हमारे पास आए और इंडिया ने उस वक्त एज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड उनको यहां शेल्टर दिया, धर्मशाला में। धर्मशाला इज अ प्लेस नियर मनाली, मतलब शिमला। उनका अभी भी वहीं पर सेंटर है, और इस बात से चाइना हमसे अभी भी नाराज है। और अभी रिसेंटली सेम सिमिलर पोजीशन हुआ है विद द बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर। हमने तो दिया है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, लेकिन उनका मानना है कि हमारे यहां से हम जिनको भगा रहे हैं, आप अगर उनको शेल्टर दोगे तो हम उन पर क्रिमिनल चार्जेस जो लगे उसको कैसे प्रूव करेंगे। सो मेनी refugees remain stateless for generation, challenging the notion of universal citizen। वो ऐसे लोग कहते हैं हमें यूनिवर्सल सिटीजनशिप दे दो, ताकि हम जहां रह रहे हैं हमें वहां पर कुछ तो फायदा मिले। अदरवाइज क्या होता है, अपना घर तो वो छोड़कर आते हैं, बांग्लादेश में जैसे लोग छोड़कर आए, वहां उन्होंने अपना
सब कुछ छोड़ दिया, बट जब यहां आए तो दे डिड नॉट गेट एनीथिंग। हमारे 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर अबाउट साहिब आलम, उसमें ये चीज भी निकाली गई है। वहां उनके पास खेत था, सब कुछ था, बट ड्यू टू द पार्टीशन, ड्यू टू द जो लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, दे हैड टू लीव देयर होम्स, दे हैड टू कम ओवर हियर। यहाँ आने के बाद नाउ दे आर वर्किंग लाइक मेट्स, रैक पिकर्स, यानी कि ऐसे वजह से उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, उनके पास राशन कार्ड है, उसमें एक पेपर में क्वेश्चन भी है इंग्लिश का, उनके पास राशन कार्ड है, उनको चावल मिल जाते हैं, गेहूं मिल जाता है, राइट है, पॉलिटिकल राइट टू वोट, बट उसके आगे कुछ नहीं है। जैसे आप लोग स्कूल आते हो, स्कूल जाते हो, छुट्टी लेते हो, लेकिन अगर वो लोग नहीं करते हैं तो उनके नाम काट दिए जाते हैं। तो देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। तो ऐसे लोग डिमांड करते हैं दैट देयर शुड बी अ यूनिवर्सल सिटीजनशिप। मींस ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कहता है हमें ग्लोबल, हम कहीं के तो हैं भाई, हम इंडिया के नहीं है तो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के नहीं तो चाइना के हैं, चाइना के नहीं तो तिब्बत के हैं, तिब्बत के नहीं तो अ, थाईलैंड के हैं, कहीं के तो है। तो हमें एक सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, बट दिस इज अ वेरी बिग डिसीजन, क्योंकि ये डिसीजन कोई एक कंट्री कभी यूनानिमसली नहीं ले सकता है। हर सिटीजनशिप को डिफाइन करने का गवर्नमेंट के पास ही पूरा हक होता है। सो यू कैन नॉट डिसाइड ऑन दैट फैक्टर, एंड डेफिनेटली इट हैज मेनी अदर कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ कम्स ग्लोबल। व्हाट इज ग्लोबल? ये देखो बच्चा, यूनिवर्सल था अबाउट दोज पीपल, those who have become refugees, और ग्लोबल बिकॉज आज आप जो हो, यू आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। आज हमारे पास मतलब लैपटॉप है और हम दूसरी कंट्री में आराम से बात कर रहे हैं, वी आर इंटरकनेक्टेड। The statement above highlights the interconnection of the world we live. They indicate the global events जैसे नेचुरल डिजास्टर, टेररिज्म, पैंडमिक। अभी पैंडमिक हुआ था तो क्या हुआ था, हम लोगों ने मिलकर उसको सामना किया था। एक ऐसा टाइम था जब एंटायर वर्ल्ड वेंट इनटू लॉकडाउन, एंटायर वर्ल्ड। सोचो, चाइना सबसे पहले गया, फिर इटली गया, फिर फ्रांस गया, उसके बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वेंट ऑन लॉकडाउन। यानी हम लोगों ने मिलके किया, यानी दैट मीन्स समवेयर और अदर वी आर इंटरकनेक्टेड। So, in our interconnected world, advancement in communication technology like internet, television, or cell phones have facilitated access to news, events. This has fostered shared sympathy and concern about people. आज हमें पता है दूसरे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। There were times जब दूसरे देशों में क्या होता था, हमें, जिसको कहते हैं ना, नाक पर मक्खी भी भिन भिना नहीं सकती थी, उतना हमें नहीं पता होता था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ होलोकॉस्ट, जर्मनी में क्या हुआ था, नोबडी न्यू। इट वॉज लेटर थ्रू द जर्नल्स, थ्रू द लेटर्स, थ्रू द डायरीज हमें वहां के बारे में पता लगा था। बट आज ऐसा नहीं है, वहां अभी कुछ होता अभी हमें पता लग जाता है। यहाँ कुछ हुआ, द वर्ल्ड नोस। सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबल citizenship argue that despite the absence of fully formed global community, we are connected. आज हम ये नहीं बोल सकते हम इंडियन हैं, हम इंडियन है, बट आर वी ईटिंग इंडियन फूड कंप्लीट, फुल? आर वी यूजिंग एवरीथिंग लाइक इंडियन? नो, वी आर नाउ मोर और लेस ग्लोबल। हमारे टेबल्स पर भी, हमारे डिनर टेबल पर भी अब ग्लोबल खाना है। हमने फ्यूजन बना दिया है। एग्जाम्पल, आई कैन साइट एग्जाम्पल फ्रॉम माई स्टेट, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। हम साउथ इंडियंस में वी डोंट हैव पनीर मसाला डोसा। मैंने पहली बार जब मतलब दुकानों में देखा, और वो भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, तो आई वाज लाइक व्हाट इज, क्योंकि साउथ में तो पनीर ही नहीं खाते थे। हमारा होता है डोसा, इडली। नाउ देर आर वेराइटीज, स्केजवान, मतलब इडली, सॉस तो वो इटालियन है ना। सो और फूड इज
ग्लोबल। हमने अपने ही खाने को, अपने कपड़ों को, लाइक वी वियर जीन्स अलोंग विथ कुर्ता। जीन्स इज एन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट, कुर्ता इज एन इंडियन। तो हम कहीं ना कहीं तो ग्लोबल हो गए ना। सो पीपल से हमें ग्लोबल सोसाइटी, ग्लोबल सिक्योरिटी चाहिए। मतलब जो एक सिटीजन को अपने कंट्री में राइट मिलता है, वो ग्लोबली उसे मिलना चाहिए, वो किसी कंट्री का, लेकिन उसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, फॉर एनी क्रॉसिंग द नेशनल बाउंड्री, ही और शी शुड बी गिवन सर्टेन राइट्स। सो नेशनल सिटीजनशिप तो ट्रेडिशनल है भाई, वो तो अपनी एक कंट्री में जो हम रह रहे हैं वो है। लेकिन ग्लोबल सिटीजन के लिए वी नीड टू look into many factors like migration, statelessness by emphasizing cooperation, collective action, government worldwide. हर एक कंट्री इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है। देर आर, अभी मतलब आजकल एक बहुत बड़ा वो चल रहा है, ट्रेंड जिसको हम बोल सकते हैं इन द मॉडर्न लैंग्वेज, जेन जी के अकॉर्डिंग इट्स अ ट्रेंड। एंड द ट्रेंड इज, दुबई में सिटीजनशिप ले लो, गोल्ड सिटीजनशिप ले लो। मतलब आप वहां पर इतना पैसा इन्वेस्ट करो, आपको वहां का सिटीजनशिप मिल जाता है। तो देर आर नाउ थिंग्स विच आर चेंजिंग, बट नॉट फॉर एवरीवन। हम उनके बारे में बात करें जिनके पास क्रोर्स ऑफ रुपीज है, लेकिन जिनके पास नहीं है, जो स्टेटलेस है, जो होमलेस है, उनके लिए क्या किया जाए। जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं काम के लिए, तब उनको ग्लोबल सिटीजन की तरह क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए। मतलब that also needs to be addressed, but that cannot be addressed by any one country. It has to be addressed collectively. ये कुछ हमारे मार्टिन लूथर किंग के जो वर्ड्स थे। मार्टिन लूथर किंग कौन था, मतलब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, एक हमने पढ़ा था प्रिंट कल्चर का और एक यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो जो मार्टिन लूथर किंग थे, देयर वॉज अ वेरी फेमस black movement in the world. And what was that black movement about? The black movement was about the people. यूएस के अंदर क्या हुआ था, when यूएस फॉर्म हुआ, तो there were people those who belong to यूएस, लेकिन there were people अमेरिकन के अलावा जिनको हम लोग जो है वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। Then there were people who migrated from the place to there. उनमें कलर डिस्क्रिमिनेशन रहता था, जिसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में रेसिज्म कहते हैं। एंड दोज ब्लैक्स, अभी हम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि धीरे धीरे ट्राइबल्स को हटा दिया गया था, तो मेनी ऑफ दोज पीपल डिड नॉट गेट द राइट्स। उनको पॉलिटिकली अपने आप को एक्सप्रेस करने का कोई राइट नहीं था, उनके ऊपर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता था या उनके साथ कुछ भी गलत होता था, दे कुड नॉट रेज देयर वॉइस। सो इन 1968 a very big, you can say, an event took place, ओलंपिक्स हुआ। एंड उस वक्त जो तीन आपके विनर्स थे, उन लोगों ने अपना जो मतलब नेगेटिव एलिमेंट था उसको उन्होंने दिखाया बाय शोइंग देयर फिस्ट। फिस्ट को दिखाना गलत माना जाता है। एंड दे स्टूड ऑन द, जहां प्राइज मिलता उसमें खड़े होकर उन्होंने नेशनल एंथम के दौरान मतलब गाना नहीं गाया। एंड दे शोड दैट दे आर ट्रबल्ड। तब वर्ल्ड को पता लगा कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। तब 1968 में मार्टिन लूथर किंग ने ब्लैक मूवमेंट स्टार्ट किया। And the black movement, which was there for 7 to 8 years, it basically emphasized equal rights for the blacks and whites. Whites को तो सारे rights मिल रहे थे, but the blacks were not getting. तो जो ब्लैक मूवमेंट था उसने एक नया डायमेंशन दिया, that people living in a country, irrespective of their caste, color, or gender, should be given certain rights to live with dignity. तो सिटीजनशिप
इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और अगर हम सिटीजनशिप को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वो क्यों हुआ था। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं मैम, उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, बैसिल था, उसके अंदर फोर्ट ऑफ बेसिल था, उसके अंदर ये था, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि उसका जो ओरिजिन था दैट वाज फॉर द फाइट ऑफ सिटीजनशिप, कि हम जिस देश को बिलोंग कर रहे हैं, when we are speaking the same language, when we are having the same kind of culture, when we have shared history, so we should be considered the same citizen. And instead of dividing the citizens into estates, कि they are born into aristocrats or nobles, they should be given the privilege that they are born in this country, they should be given some rights. तो ये जो citizenship का जो प्रोसेस था या थियोरी थी, इट स्टार्टेड देयर इटसेल्फ, और आज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड इट। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड, एक होता है हमारा नेचुरल सिटीजनशिप और एक होता है एक्वायर्ड। Natural when you are born to that country, and acquired when you are applying for a citizenship. There are certain rules, certain parameters you have to go through, and हाँ, there are, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मैं इंडियन सिटीजनशिप हूँ, सिटीजन, तो आई कांट अप्लाई सिटीजनशिप इन अनदर कंट्री। वो पैरामीटर्स भी आपके हैं, वो भी है। लाइक आई हैव पीपल इन माय नोन, मतलब कि वो इंडियन भी है और ऑस्ट्रेलियन का भी उनके पास सिटीजनशिप है। इन इंडिया वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप। ये सारा जो मैं अब बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लाइक वी आर इंडियंस, वो अलग बात है कि हम खुद को बोलते हैं हम बंगाली हैं, हम तमिलियंस हैं, हम कनाडिगाज हैं, बट वी आर इंडियंस एंड वी हैव वन सिंगल सिटीजनशिप टू इंडिया। Whereas there are countries like यूके यूएस है, तो अगर आप इंग्लैंड को बिलोंग कर रहे हो तो आप इंग्लैंड के भी सिटीजन हो और आप यूके के भी हो। तो जैसे यूएस में रहते हैं, तो अगर आप यूएस के किसी स्टेट में हो तो वहां का भी आपके पास सिटीजनशिप होता है, and you also have the overall US citizenship, dual citizenship उनके पास, but we are practicing single one. So that's the concept of citizenship which is very important, क्योंकि जब हम political theory बोलते हैं, democracy बोलते हैं, constitution बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारा word होता है that the nation has the relation with its citizens. That's the concept of citizenship.